अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज दस्तूर हिंद के को 73 साल पूरे हो गए। 26 नवंबर 1949 को हमारा मौजूदा दस्तूर मुकम्मल हुआ था और 26 जनवरी 1950 को 3 महीने के बाद वो इस मुल्क पे लागू हो गया था। दस्तूर को लागू करते वक्त दस्तूर के जो बनाने वाले हमारे थे डॉक्टर अम्बेडकर साहब, दस्तूर साज कमेटी के वो उस वक्त प्रेसिडेंट थे जिन्होंने बनाया दस्तूर। उन्होंने कहा था कि एक ऐसा दस्तूर है कि ये इस बात पे डिपेंड करता है इसका इम्प्लीमेंटेशन कि सरकार कैसे होती है। सरकार अगर इसे अच्छे तरीके से नाफिज करती है तो दस्तूर बहुत अच्छा है, और सरकार अगर बुरे तरीके से नाफिज करती है तो दस्तूर बुरा होगा। हर दस्तूर का निफाज उसके नाफिज करने वालों के हाथ में होता है, और ये हर दस्तूर के बारे में सही है ये बात। पिछले 73 साल में निफाज के बाद से हमने देखा है कि अभी इस साल यानी 11 अक्टूबर 2021 तक इसी दस्तूर में 105 तरमीमात हुई, 105 अमेंडमेंट हुए। उनमें कुछ बहुत अच्छे थे, कुछ बहुत ख़राब थे। अभी जो 19 अक्टूबर को आया है एक प्रपोज्ड अमेंडमेंट BSF एक्ट 1968 में, वो बहुत ख़राब है। इसी तरीके से और बहुत से अमेंडमेंट हुए जो बहुत ख़राब हैं, लेकिन कुछ अच्छे अमेंडमेंट भी हुए। लेकिन 105 मरतबा दस्तूर का अमेंडमेंट हुआ, इससे दस्तूर के बनाने वाले हाथों पर सवाल खड़े होते हैं। अगर दस्तूर का निफाज हुकूमतों के हाथ में है तो ये समझ लेना चाहिए कि हुकूमत जाहिर है कोई ना कोई सियासी पार्टी ही बनाती है या सियासी पार्टियों का एक कोलिशन बनाता है। मुल्क में सन 77 तक एक ही सियासी पार्टी हुकूमत करती रही, वो कांग्रेस थी। सब जानते हैं कि 1977 तक, और इस दौरान इमरजेंसी भी लगी पहली मरतबा। और हम ये देखते हैं कि सन 47 में आज़ादी से लेके 77 तक तकरीबन 50 साल मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ तो हुआ, ये कहा जा सकता है। बहुत सारे कारखाने बने, नए इंडस्ट्रीज़ बहुत सी लगी, बहुत से जहाज़ बनाने की कंपनियां हुई, रेलवे का आया, इलेक्ट्रिसिटी का आया, सड़कों का भी आया, बहुत सारे डेवलपमेंट के काम हुए हैं जिसे हम इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ कहते हैं। लेकिन इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि इस इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ के साथ इस मुल्क के दस्तूर ने समाजी इंसाफ के जो दायरे मुकर्रर किए थे उन पर अमल नहीं हुआ। आम आदमी के मयार ज़िंदगी में कोई भी फ़र्क नहीं आया, उसकी गुर्बत में कोई फ़र्क नहीं आया। बिलो पॉवर्टी लाइन का जो रेशो था वो कम नहीं हुआ, दलितों पर होने वाले अत्याचार कम नहीं हुए, ट्राइबल्स को तो पूछा ही नहीं गया। वो तो आज तो मैं 77 की बात कर रहा हूँ, आज भी वो अच्छी हालत में नहीं है। OBCs का रिप्रेजेंटेशन कहीं था ही नहीं, OBC उसी हालत में थे जो आज़ादी की हालत के बाद की हालत थी। तो एक लोअर लेवल पे एक आम आदमी का ग्रोथ, एक आम आदमी का मयार ज़िंदगी बिल्कुल भी उस वक्त तक नहीं बदला, सड़कें और हवाई जहाज़ तक बन जाने के बावजूद भी। और ये वजह है कि हम देखते हैं कि 1974 में उसी मिसरूल और करप्शन, जो बहुत ज़्यादा करप्शन था, उसके ख़िलाफ़ बिहार में एक मूवमेंट JP ने खड़ा किया, जयप्रकाश नारायण, जिनको फिर लोकनायक भी कहा गया। और वो मूवमेंट फिर पूरे मुल्क में बढ़ा, और फिर आखिरकार जब वो 1976 के आसपास जब वो आया, पूरे मुल्कगीर बना, तो फिर इमरजेंसी लगी। और इमरजेंसी के दौरान एक नया अल्टरनेट सोचने की बात की गई। जितने लीडर्स जेल में थे मुख्तलिफ पार्टियों के, उन्होंने जनता पार्टी बनाई, जिसके नतीजे में 77 में हमने पहली मरतबा एक गैर कांग्रेसी सरकार देखी। वो जनता पार्टी की सरकार थी। अगर आप गौर करें, मैं पर्टिकुलरली पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करना चाहता हूं, इसलिए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ही हुकूमत बनाती हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ के ज़रिए ही दस्तूर का निफाज होता है। तो जो जनता पार्टी की सरकार मोरारजी देसाई के क़यादत में उनकी वज़ारत उज़्मा में बनी,
ये पहला मौका था कि, और बल्कि इससे भी पहले लोकनायक जयप्रकाश नारायण के ज़माने में उनकी क़यादत में जो मूवमेंट खड़ा हुआ, संपूर्ण क्रांति का मूवमेंट जिसे कहा जाता है, उसमें पहली बार आरएसएस को एक रेलिवेंस इस मुल्क में मिला था। यानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने आरएसएस को एक रेलिवेंट फोर्स मुल्क की मान के और जनसंघ को उस मूवमेंट में अपने साथ शरीक किया था। ये रीज़न है कि जनसंघ इमरजेंसी के दौरान में जनसंघी भी जेल में थे, और जो जनता पार्टी बनी उसमें जनसंघ का एक बहुत बड़ा रोल था। लेकिन हम देखते हैं कि 77 में जो सरकार बनी, 79 में 28 महीने में मोरारजी देसाई की ये सरकार मेजॉरिटी के बावजूद गिर गई बिकॉज ऑफ द जनसंघ, जिसको जेपी नारायण ने मूवमेंट ने रेलिवेंस दिया था। और उसके बाद से जनसंघ हो या फिर बाद में 84 में जनता पार्टी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी बनी, पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो जनता पार्टी का जो तजुर्बा था वो इस मुल्क को एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स देने का एक उनकी नीयत थी। वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण का फलसफा, वो राम मनोहर लोहिया का, कर्पूरी ठाकुर का, इन सब के नज़रियात को, सोशलिज्म को, बेसिकली समाजी इंसाफ को लेके वो एक अल्टरनेटिव डेवलप करने की कोशिश जनता पार्टी ने की थी, जिसे जनसंघ ने गिरा दिया। याद रखिएगा, ये बार बार आएगी ये बात मेरी गुफ्तगू में कि पहली उस कोशिश को जनसंघ ने नाकाम किया जो इस मुल्क में कांग्रेस का एक मुतबादिल देने की पोजीशन में आई थी पहली बार आज़ादी के बाद। उसके बाद फिर कांग्रेस आ गई और फिर कुछ और अरसे के बाद एक दूसरा तजुर्बा किया गया। ये जो जनता पार्टी का तजुर्बा था, इसको ये याद रखिए कि ये मुख्तलिफ ख्याल के जो सोशलिस्ट लीडर, गांधीयन लीडर थे, उन सब ने इकट्ठा होके एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, जनता पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी, कोलिशन नहीं था वो एक पार्टी बन गए थे। देन जब ये सरकार गिरी और फिर ये नाकाम होती चली गई जनता पार्टी, तो फिर वीपी सिंह ने यूनाइटेड फ्रंट का एक तजुर्बा किया 1989 के आसपास, और जनता दल की सरकार बनी। वो एक दूसरा पॉलिटिकल अल्टरनेट बनने की इस मुल्क में कोशिश थी, जो यूनाइटेड फ्रंट के ज़रिए से बनी। इसमें फ़र्क ये था कि ये जो जनता दल की सरकार थी, ये कोलिशन की सरकार थी। जनता दल उसमें एक पार्ट था, जो मेजर पार्ट था, और ये कोलिशन था जो पूर्ण बहुमत में नहीं था। और ये पहला मौका था इस मुल्क की सियासत का 1989 में। हमारे नौजवानों को इस मुल्क की सियासत का पिछला दौर याद नहीं है, इसलिए मैं याद दिला रहा हूँ ताकि उनके जहनों में मौजूद रहे। इस तालीम की, इस तरबियत की आज बड़ी सख्त ज़रूरत है, इसलिए मैं इसे दोहरा रहा हूँ। ये बातें सब जानते हैं, मैं नौजवानों को याद दिला रहा हूँ कि इस मुल्क की सियासत का किस रुख पे चलती रही है और आगे उसके क्या रुख होने चाहिए। तो जनता दल एक कोलिशन था, और इस कोलिशन को चूंकि पूरा बहुमत हासिल नहीं था, वाज़ेह अक्सरियत नहीं थी, इसलिए इसको पीछे से सपोर्ट कर रहे थे, आउटसाइड सपोर्ट दे रही थी भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट पार्टीज। ये अजूबा है था उस वक्त की सियासत। कहाँ लेफ्ट पार्टीज की आइडियोलॉजीज है और कहाँ बीजेपी की आइडियोलॉजी है। दोनों, आज लोग कहते हैं ना कि बीजेपी से हाथ मिलाना है, बीजेपी को हराना है, बीजेपी को नाकाम करना है। हर पार्टी ये कहती है बीजेपी को हराना है, लेकिन अब गौर से देखिए, सोशलिस्ट मूवमेंट खड़ा होता है जेपी नारायण के क़यादत में, तो जनसंघ और आरएसएस के साथ खड़ा होता है, उसके बगैर खड़ा नहीं होता। दूसरा तजुर्बा होता है अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का, तो क्या होता है, उसके पीछे बीजेपी और कम्युनिस्ट दोनों मिल जाते हैं। और ये तो 89 है। इसी 89 के दौरान जब स्टेट्स की गवर्नमेंट बनती हैं, तो लालू प्रसाद यादव जो अभी आरजेडी के चीफ हैं, जिन्होंने पहली मर्तबा बिहार में सरकार बनाई, उनको भी उस वक्त बहुमत नहीं था बिहार में। हिस्ट्री को पढ़ के देख लीजिए। उनको सरकार बनाने में, पहली सरकार बनाने में बिहार में लालू जी को मदद किसने की? बीजेपी ने की। उठा के देख लीजिए ये तारीख। लालू जी भी बीजेपी के साथ की हिमायत से सरकार बना पाए। विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह, राजा नहीं फकीर है, इस देश की तकदीर है के नारे के साथ खड़े हुए। किसकी हिमायत से सरकार बनाई? बीजेपी की हिमायत से। तो इस मुल्क में जितने पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के हुए,
उसमें आरएसएस और बीजेपी या जनसंघ एक बहुत ही लाजमी उनसर था, एक कार्डिनल उसका पॉइंट था। इस बात को समझने के बाद अब आप आगे जब देखते हैं तो जनता दल की जब सरकार गिरती है और जनता दल टूटता है, तो जनता दल के टूटने के नतीजे में जो चीजें सामने आती हैं, उसने इस मुल्क की सियासत का पूरा नक्शा बदल डाला। आज जो आप समाजवादी पार्टी देखते हैं, जो आरजेडी देखते हैं, जेडीयू देखते हैं, बीजेडी देखते हैं, तृणमूल कांग्रेस देखते हैं, या खुद मायावती की पार्टी आप बीएसपी देखते हैं, डीएमके देखते हैं, एआईडीएमके देखते हैं, या आप टीडीपी देखते हैं, ये सारी की सारी अब एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं। गोया जनता दल के बिकरिंग के साथ, जनता दल के टूटने के साथ इस मुल्क में एक तीसरा सियासी तजुर्बा हुआ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का, इलाकाई जमातें। इस समाजवादी पार्टी यूपी में रुक गई, आरजेडी बिहार में रुक गया, जेडीयू बिहार में ही उनसे मुकाबला करता रहा, बीजू जनता दल उड़ीसा में रुक गया, तृणमूल कांग्रेस बनी बंगाल में रुक गई, डीएमके और एआईडीएमके दोनों तमिलनाडु में रुक गए, केरल की पॉलिटिक्स में सीपीएम पहले से मौजूद था, वो रहा। आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स में ये टीडीपी के दो टुकड़े होकर चंद्रबाबू नायडू ने इसकी कमाल संभाल ली। फिर कांग्रेस वहाँ पर टूट के एक और रीजनल ग्रुप वहाँ पर कांग्रेस में से ही निकल के बन गया। फिर टीआरएस वहाँ पर तेलंगाना में बन गया, तेलंगाना बनने के साथ सारे ये रीजनल ग्रुप हैं। अब देखिए, हिंदी बेल्ट के अलावा बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने कहीं मुकाबले पे नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में भी लोकल ग्रुप्स मौजूद हैं, सारे 7 स्टेट्स में लोकल ग्रुप्स मौजूद हैं। कश्मीर में लोकल ग्रुप्स मौजूद हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी मौजूद है। इसके बाद हरियाणा में लोकल ग्रुप्स मौजूद हैं, पंजाब में लोकल ग्रुप्स शिरोमणि अकाली दल की सूरत में मौजूद है, पूरे साउथ इंडिया की तमाम स्टेट्स में मौजूद है। सिर्फ मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में वो नहीं है, ये रीजनल ग्रुप्स नहीं, बाकी सब जगहों पे रीजनल ग्रुप्स हैं। अब ये रीजनल ग्रुप्स जो कुल मिला के 30 या 35 पॉलिटिकल पार्टीज मुल्क में बनती हैं, जो गवर्निंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो या तो आज रूल कर रही हैं या इन्होंने पहले रूल किया कभी है, ये सब के सब एक्चुअली वाइट कॉलर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने रूल भी किया और करप्शन भी किया। तो जिस करप्शन के खिलाफ और जिस मिस रूल के खिलाफ जेपी मूवमेंट खड़ा हुआ था, वो तो इस मुल्क से खत्म नहीं हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ कांग्रेस भी कर रही थी और बाद की सरकारों ने भी किया, आज बीजेपी भी वो इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ कर रही है। लेकिन एक आम आदमी की जिंदगी में पहले भी कोई फर्क नहीं आ रहा था, आज भी कोई फर्क नहीं आ रहा। इसलिए हम बार बार कहते रहे कि सरकारें बदलती हैं तो हाथ बदलते हैं, जहन नहीं बदलता, निजाम नहीं बदलता। और हम ये देख रहे हैं कि जनता दल के बिकरिंग के बाद जितने नए ग्रुप बने और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज बने, तो जैसे जैसे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को ताकत मिलती गई, वैसे वैसे मुल्क में भारतीय जनता पार्टी को भी ताकत मिलती चली गई। वैसे वैसे इस मुल्क में आरएसएस ज्यादा से ज्यादा ताकतवर होती चली गई। यानी आरएसएस का जो वजूद आज दिखाई दे रहा है, जो बहसें आज इस मुल्क में हो रही हैं 1947 से पहले की बहसें, और जो डीएनए की बात की जा रही है, जो अखंड भारत की बात की जा रही है, जो हिंदू राष्ट्र की बात की, ये सब की सब दी हुई ताकत अगर किसी की है तो वो इन्हीं तमाम रीजनल पार्टीज की हैं, जो आज भी सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म का ही नाम लेके खड़ी हुई भी, और उसी सेकुलरिज्म और सोशलिज्म के नाम पर ये मुसलमानों को, दलितों को और ओबीसीज को कहती हैं कि आरएसएस से अगर निजात हासिल करनी है तो हमें वोट दीजिए। और इसी लालच में कि वो सोशल जस्टिस की फोर्सेस ताकत में रहें और फासिस्ट फोर्सेस बाहर रहें इक़्तिदार से, ये तमाम ग्रुप्स चाहे दलितों के हों या ट्राइबल्स के हों या मुसलमानों के, ये इन रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी समझकर वोट करते चले आए हैं। आज वजीर आजम ने पार्लियामेंट में यौम दस्तूर के मौके पर एक बात कही है कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ने मुल्क को कमजोर किया है। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ने, इलाकाई जमातों ने, एक तो ये इलाकाई नहीं रही,
उन्होंने ख़ानदानी पॉलिटिकल पार्टीज़ का जिक्र किया है। ख़ानदानी बनी है ये जो इलाकाई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये सब ख़ानदानी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। और इन ख़ानदानी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जहां मुल्क की जमहूरियत को कमज़ोर किया, एक सोशल जस्टिस की फोर्सेस को कमज़ोर किया, वहीं इन ख़ानदानी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने वज़ीर आज़म को यह भी एतराफ़ करना चाहिए था कि इन्हीं ख़ानदानी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने आरएसएस को भी ताकत दी है। तो एक छलावा है, एक फरेब है, एक नज़र का धोखा है जब हम इन ख़ानदानी पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोट करते हैं और इनको ताकत देते हैं, तो असल में हम आरएसएस को और बीजेपी को ताकत दे रहे होते हैं। इस बुनियादी उसूल को इस मुल्क के तमाम जमहूरियत पसंद और सोशल जस्टिस की फोर्सेस में यकीन रखने वालों को समझना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। इस खानदानी सियासत की दागबेल इस मुल्क में कांग्रेस ने डाली, इस बात में क्या दो राय है। मोतीलाल नेहरू से लेके मोतीलाल नेहरू ने इनकॉर्पोरेट किया कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू को, यह बात कौन नहीं जानता कि मोतीलाल नेहरू ने खुद अपनी मुद्दत सदारत कांग्रेस की पूरी होने से पहले रिजाइन दे के गांधी जी को मजबूर किया कि वो जवाहरलाल नेहरू को यानी अपने बेटे को कांग्रेस का सदर बनाए। और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू की जो वजारत उज़्मा है पटेल के को होना था, जो कांग्रेस का रियासतों का मैंडेट आया था वो पटेल के हक में था, लेकिन गांधी जी की जिद पर जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। और नेहरू से लेके आज तक सिर्फ एक छोटा सा जमाना है जिसमें सीताराम केसरी कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुए, वरना खानदानी पॉलिटिक्स है नेहरू की। कांग्रेस चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैसे इससे इनकार किया जा सकता है। आज आप नेहरू फैमिली को कांग्रेस से निकाल दीजिए, शायद कांग्रेस के 10-20 टुकड़े हो जाएंगे। उसके उसी से सबक लेके जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज बनी, तो आप देखिए सबकी सब, चाहे समाजवादी पार्टी, क्या वो खानदानी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है? मुलायम सिंह यादव से लेके अभी अखिलेश तक दूसरी नस्ल आ गई। आजम खान उसमें सदर नहीं बन सके, बाप के बाद बेटा आया है या खानदान में झगड़ा हुआ। आरजेडी क्या वही नहीं कर रही? क्या बीजू जनता दल वही नहीं कर रहा? क्या डीएमके में वही नहीं हो रहा? क्या एआईडीएमके में वही नहीं हो रहा? क्या तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी की पार्टी में नंबर 2 कौन है? जाहिर है उनके भतीजे हैं, उनकी शादी नहीं हुई है ममता बनर्जी की, उनके भतीजे, उनको प्रमोट किया जा रहा है। खुद मायावती किसको प्रमोट कर रही हैं? अपने ही खानदान के एक आदमी को। वहाँ अभी तक सेकेंड लाइन कोई वाजे नहीं है, लेकिन जो भी सेकेंड लाइन आने के इशारे मिल रहे हैं वो लग रहा है कि उनके खानदान से कोई आ रहा है। तो और इवन आप जिन मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं, आप उनकी सियासत को उठा के देख लीजिए। एआईयूडीएफ जो असम की पॉलिटिकल पार्टीज है कि वो एक कॉमन पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से उठी थी, लेकिन आज बदरुद्दीन अजमल साहब और उनके खानदान का उसके ऊपर कब्जा है। ये एक तल्ख हकीकत है, आप चाहे जितना इस पर तनकीद करें। आप ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन की सियासत को उठा के देख लीजिए। उनके वालिद, उनके दादा से लेके उनके वालिद तक बड़ी मेहनत करके उन्होंने हैदराबाद की एक सीट अपने लिए तैयार की। अवैसी साहब उसी सीट को जीतते हैं, कोई नई सीट वो बहुत ज़माने तक नहीं उनकी पार्टी ने जीती, और पूरा कंट्रोल उन पे अवैसी साहब और उनके भाई और उनके ख़ानदान का है, ख़ानदान के बाहर का नहीं है। और भी मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज़ को आप उठा के देख लीजिए तो वो भी ख़ानदानी पॉलिटिकल पार्टीज़ की ही तर्ज पे चल रही हैं। और जो कम्युनिस्ट पार्टीज, जिनको हम ये कहते हैं इस मुल्क में कि वो खानदानी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, या कुछ और जनता दल यू जैसी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी को आप कह सकते हैं कि वो खानदानी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। और भी कुछ पार्टीज, मुसलमानों की भी 1-2 पार्टीज उसमें शरीक हैं, लेकिन उनकी इंटरनल डेमोक्रेसी का आलम यह है कि मैं चंद महीना पहले बता सकता हूं कि इस पार्टी का अगला सदर कौन होने वाला है। तो उसमें इंटरनल डेमोक्रेसी का इन पार्टियों में मजाक उड़ाया जा रहा है। चाहे जेडीयू हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टियां हो, चाहे मुसलमानों की पार्टियां हो, वहां पर इंटरनल पॉलिटिक्स कहीं भी नहीं है। बहुत पहले से प्रेडिक्ट मालूम होता है कि किसको अब पार्टी के कमान किसके हाथ में जानी है, उस हिसाब से उस डेमोक्रेसी को मैनेज कर लिया जाता है, और वो एक कोई इंटरनल डेमोक्रेसी। बहरहाल खानदानी कुछ पार्टियां नहीं हैं, बाकी सब की सब खानदानी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो एक परिवार चलाता है, और ये जमहूरियत के लिए समय कातिल का दर्जा रखता है। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम सोशल जस्टिस की फोर्सेस को प्रमोट नहीं कर पा रहे। ये बहुत बड़ा रीज़न है कि दस्तूर का वो इम्प्लीमेंटेशन जो दस्तूर की रूह के मुताबिक होना चाहिए, वो 73 साल में भी इस मुल्क में आज तक
मुमकिन नहीं हो सका। ये वजह है कि आरएसएस का जो एक नज़रिया साज एक सियासी जमात है उसकी बीजेपी, वो जाहिर है वो ख़ानदानी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल पार्टी है। और वो एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो 200 साल से जिसका नरिशमेंट हुआ है। अभी भी मैं एक डिबेट से उठा, मैं लोग कहते हैं सर सैयद ने जो है वो दो कौमी नज़रिए का पहली ईंट रखी थी, भी इकबाल अल्लामा इकबाल ने रख दी, फिर जिन्ना ने रख दी। ठीक है, उस पर बहस की जा सकती है, लेकिन उसके जो नज़रिया साज हैं उन पर बहस नहीं की जा रही है इस मुल्क में। मैंने अभी भी कहा कि बहस करनी है तो राजा राम मोहन राय पर भी कीजिए, स्वामी विवेकानंद पे भी कीजिए, चंद्रनाथ बासु पे भी कीजिए, बकिंगम चंद्र चट्टोपाध्याय पे भी कीजिए, बाल गंगाधर तिलक पे भी कीजिए, मदन मोहन मालवीय पे भी कीजिए, उनकी किताबों पर, देवाशीष नाथ टैगोर पर भी कीजिए, आप रविंद्रनाथ टैगोर की राइटिंग्स पे भी कीजिए, उस पर भी बहस कीजिए ना। उसके मुकाबले पे आप कोई नाम पेश कर पाते हैं तो सिर्फ एक सर सैयद का कर पाते हैं उस जमाने में। बाद में फिर सावरकर हेड गवार आते हैं तो फिर आप इकबाल और उसके मुकाबले में इकबाल और जिन्ना की बात कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले कितने सारे नाम हैं। तो वो एक नज़रिया है जिसे आज आरएसएस लेके चल रहा है और उसका पॉलिटिकल विंग बीजेपी उसको नाफिज कर रहा है, और उसके निफाज की राह में आसानियां पैदा करने का काम ये खानदानी पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं। तो अगर आज ये पूछा जाए नजरियाती बुनियादों पर कि बीजेपी का इस मुल्क में अल्टरनेटिव क्या है, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। ऑब्वियसली कुछ लोग कह सकते हैं कि कांग्रेस अल्टरनेटिव है, लेकिन क्या वाकई कांग्रेस अल्टरनेटिव है? और अगर ये मान लें कि कांग्रेस अल्टरनेटिव बन जाए और बीजेपी अगर हारे और कांग्रेस सरकार बना ले, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा उससे? अगर इससे पहले कोई फर्क नहीं पड़ा तो अब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस उसी नजरिए के साथ रहेगी जिस नजरिए पे पहले से जो इमरजेंसी का उसका नजरिया है, उसी नजरिए पर वो आज भी बाकी रहेगी। और अगर कांग्रेस अल्टरनेट की हैसियत में उठती भी है, बीजेपी के अलावा इस मुल्क में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बताइए जो इतनी बड़ी तादाद में पूरे मुल्क में फैली हुई हो, जिसका कैडर गांव गांव में मौजूद है। आज बीजेपी दावा कर रही है कि उसका 11 करोड़ या 18 करोड़ की मेंबरशिप है। कांग्रेस की मेंबरशिप कितनी है? कितने लोग हैं कांग्रेस के पास? इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस का गांव में कितना है? उसके पास अब 50 सीटें रह गई, जो इमरजेंसी के बाद भी 150 सीटें जीती थी 78-89 में कांग्रेस ने, आज उसके बाद 50-55 सीटें। अगर बहुत जोर मारे अल्टरनेट बनाने की कोशिश करें और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का एक कोलिशन भी बनाए 2024 में, तो वो अल्टरनेट कैसा होगा इसको सोच के देखिए। वो एक ऐसा अल्टरनेट होगा जिसमें कांग्रेस के पास हार्डली 100 सीट्स होंगी, ज्यादा से ज्यादा 90 to 100। बहुत अगर तो जोर मारा, बहुत अगर बीजेपी की शिद्दत के साथ मुखालफत हुई तो आप 90 to 100 सीट से ज्यादा कांग्रेस को नहीं मिल सकती। और उसके बाद दूसरे नंबर की पॉलिटिकल पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? कौन सी हो सकती है दूसरे नंबर की पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के बाद? ऑब्वियसली वो या तो ममता बनर्जी हो सकती हैं, वो या लालू की पार्टी हो सकती है, या वो समाजवादी पार्टी हो सकती है, वो बीएसपी हो सकती है, वो डीएमके हो सकती है, एआईडीएमके, यही सब हो सकती है ना। कितनी सीटें मैक्सिमम हो सकती हैं इनके पास? नॉट मोर देन 30 to 35। मैंने जितनी पॉलिटिकल पार्टी, कम्युनिस्टों का किला त्रिपुरा में भी ढह गया है, वेस्ट बंगाल में भी ढह गया है, और केरल में भी उनके पास अभी सरकार जरूर है, लेकिन वो जीत जाएंगी लोकसभा, और अगर जीते भी तो 20 सीटें हैं वहां पर, कुल क्या बनेगा? तो मैक्सिमम कोई पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के अलावा अगर मैक्सिमम सीटें ले सकती है तो 30 to 35 वो हो सकती है। वो 100 के बाद सीधा नंबर 30 का होगा। और बहुत सारी पार्टियां अगर मिलें, 18, 19, 20 पार्टियां मिलें, तब वो एक अल्टरनेटिव बनेंगे। तो वो अल्टरनेटिव क्या होगा? वो अल्टरनेटिव वो होगा जो यूपीए का था, यूपीए का वैसे ही एक अल्टरनेटिव होगा। तो क्या उससे कोई फर्क पड़ जाएगा समाज के ऊपर? 10 साल यूपीए ने सरकार चलाई है, और ये वो जमाना था जिसमें सबसे ज्यादा खतरनाक बिल यूपीए में कांग्रेस ने पास किए थे, चाहे वो यूएपीए का अमेंडमेंट हो, चाहे वो एफ्सपा का लगाना हो, और ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो सबसे ज़्यादा टेररिज्म में लड़के, मुसलमानों के लड़के भी, दलितों के लड़के भी यूपीए की सरकार में ही हुए थे। यूपीए ने वो बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट किए थे कि जो, यानी अभी जिस बीएसएफ के अमेंडमेंट की हम बात कर रहे हैं, जो अब मैंने अभी कहा कि
19 अक्टूबर 2021 को आया। यही अमेंडमेंट कांग्रेस सबसे पहले 2011 में लेके आई। तो ये सारे खतरनाक जो कवानीन है ये तो कांग्रेस ही लेकर आई थी। तो अब अगर आप अल्टरनेट बहुत दिक्कत के साथ अगर आप अल्टरनेट लाएं भी तो यही एक अल्टरनेट होगा। क्या ये अल्टरनेट इस मुल्क के लोगों को समाजी इंसाफ दे सकेगा, करप्शन को खत्म कर सकेगा, ग्रोथ बपा कर सकेगा? ग्रोथ में का फर्क है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में फर्क है। डेवलपमेंट कहते हैं कि रोड्स का बनना और हवाई जहाज़ों का चलना, एयरपोर्ट्स का बनना, बिजली का बनना, पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाना, इसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट है। आपके नए कारखाने बन जाएंगे, नई इंडस्ट्री बन जाएगी, मजदूरों को कुछ राहत मिल जाएगी, ये होगा। बट ग्रोथ का मतलब ये होता है कि एक आम आदमी के मयारे ज़िंदगी में फ़र्क आए, उसकी रोज़ाना की आमदनी में फ़र्क आए, बिलो पॉवर्टी लाइन रहने वालों की तादाद में बेहद कमी आए, और समाज के तमाम लोग, चाहे वो दलित हों, चाहे वो ट्राइबल्स हों, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो सिख हों या ईसाई हों, वो हिंदुस्तानियत की बुनियाद पर, भारतीयता की बुनियाद पे वो ग्रोथ करें और आगे बढ़ें और सबको तरक्की में बराबर का हिस्सा मिले। ये सोशल जस्टिस है और अभी तक वो अचीव नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सीधे से कि आप बीजेपी का नंबर 1 कोई अल्टरनेट अभी नहीं पा सकते। कोई मजबूत, उतना मजबूत अल्टरनेटिव जितना बीजेपी है वो अभी आप नहीं पा सकते। पिछले 2 तजुर्बे हमारे उसमें नाकाम हो चुके हैं। और अगर आप वो अल्टरनेटिव नहीं ला सकते तो जो सरकार भी आएगी वो भी बीजेपी जैसी ही एक सरकार होगी, जिससे इस मुल्क के पिछड़े हुए तबकात को, मार्जिनलाइज्ड क्लासेस को कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। ये रीजन है कि मैं कहता हूं कि इस मुल्क को में अब 2 ही पार्टियां बची हैं, एक बीजेपी जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, दूसरी कांग्रेस है। एक तीसरी कोशिश एक जमाने में शरद पवार ने एनसीपी ली थी, लेकिन डेलिबरेटली उन्होंने एनसीपी की उस कोशिश को आगे नहीं बढ़ने दिया। वो उन्होंने खुद को एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी तो बना लिया वोट के आधार पर टेक्निकली, लेकिन वो उन्होंने ग्रोथ नहीं किया। तो कोई नहीं, कांग्रेस और बीजेपी, तो बीजेपी इतनी बड़े इक़्तिदार में और कांग्रेस उसके आधे भी नहीं है। ऐसे में तीसरा कोई भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी मुसलमान इस पूरे मुल्क के पास नहीं है। यह है इस मुल्क की जमहूरियत की और इस मुल्क के दस्तूर की सबसे बड़ी बदकिस्मती कि हम एक तरह से 2 पार्टी सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। गैर रस्मी तौर पर, गैर रिवायती तौर पर मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी से 2 पार्टी सिस्टम की तरफ आरएसएस ने इस मुल्क को धकेल दिया है, गैर ऐलानिया तौर पर। सॉरी, ऐलान नहीं किया, लेकिन प्रैक्टिकली ये 2 पार्टी सिस्टम की तरफ ये निजाम जा रहा है। ऐसे में हम तीसरी पॉलिटिकल पार्टी की अगर कल्पना रखते हैं, उसका तस्वुर रखते हैं, और जिसकी जरूरत है, अगर इस मुल्क में जमहूरियत को वाकई बचाना है, आज बहुत खतरा है जमहूरियत को, बेतहाशा खतरा है, तस्वुर से ज्यादा खतरा है। इसको अगर बचाना चाहते हैं, इस जमहूरियत को, और ये दस्तूर इसकी रूह के साथ अगर इसे बरकरार रखना है, इसका जो सेकुलर सोशलिस्ट फैब्रिक है, इसको अगर इंटैक्ट रखना है, अगर दस्तूर के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको इंटैक्ट रखना है, तो यकीनी तौर पर इस मुल्क को एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है जो नेशनल लेवल पर पॉलिटिकली ट्रेंड कैडर के साथ और इंक्लूसिवनेस के साथ पैन इंडिया लेवल पर खड़ी हो सके। ऐसी एक पॉलिटिकल पार्टी की इस मुल्क को आज बेतहाशा जरूरत है। बदकिस्मती से जो 3000 के करीब पॉलिटिकल पार्टीज इस मुल्क में आज रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, हर पार्टी दावा कर रही है कि हम अक़दार पे मबनी सियासत करना चाहते हैं, हम एक मुतबादिल सियासत करना चाहते हैं, लेकिन उसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिटिकल पार्टीज के पास नहीं है। ये महज एक दावे हैं। मेरा अपनी ज़ाती राय ये है, मुझे भी बहुत से तजुर्बात हुए हैं, ज़्यादातर तल्ख तजुर्बात हुए हैं। मेरा अपना मानना ये है कि ये जो ख़ानदानी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इन पॉलिटिकल पार्टीज़ में बहुत सारे ऐसे सियासी लीडर मौजूद हैं जिनका पॉलिटिकल विजन बिल्कुल क्लियर है, सोशलिस्ट एंड सेकुलर फैब्रिक के लीडर्स हैं इन्हीं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में, चाहे वो सपा हो या बसपा हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, बीजेडी हो, व्हाटएवर, जितने भी नाम मैं ले रहा हूं, इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो सियासी सूझबूझ रखते हैं और मुल्क को एक
तरक्की की राह पर आगे ले जाते हुए समाजी इंसाफ को जिंदा करना चाहते हैं, मगर वो अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज में मार्जिनलाइज्ड हैं, कहीं पीछे हैं, पिछली सफ़ों में पड़े हैं। वो कभी भी इन खानदानी पॉलिटिकल पार्टीज में आगे नहीं आ सकते। वो मायूस भी हैं, लेकिन और वो बाहर भी नहीं आ सकते, इसलिए कि उनका पॉलिटिकल कैरियर का सवाल है। जब तक उनके सामने कोई मजबूत वायबल पॉलिटिकल अल्टरनेटिव नहीं होगा, वो वहां से बाहर नहीं आएंगे। मैं समझता हूं कि वो लीडर्स जो इन पॉलिटिकल पार्टीज में मौजूद हैं, उनको ये पहल करनी चाहिए, या उनके पास किसी को जाना चाहिए, कुछ लोगों को एक ग्रुप बना के इन पॉलिटिकल लीडर्स को कन्विंस करना चाहिए कि वो अपनी पार्टियां छोड़ें, बाहर आएं और एक नई पॉलिटिकल पार्टी की वो दागबेल डालें, क्योंकि उनके पास सियासी सूझबूझ है, सियासी तजुर्बे हैं, और अगर उनका सोशलिस्ट एंड सेकुलरिस्ट माइंडसेट है तो वो ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये एक आखिरी उम्मीद हो सकती है इस मुल्क में जमहूरियत को बचाने की और सोशल जस्टिस की फोर्सेस को बचाने की, कि जो मार्जिनलाइज्ड पॉलिटिकल लीडर्स वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज में मौजूद हैं, वो कांग्रेस में भी हैं, वो बीजेपी के अंदर भी मौजूद हैं, खुद बीजेपी में बहुत से ऐसे लीडर मौजूद हैं जो सफोकेटेड हैं और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी रखते हैं। उनको भी वो अभी इक़्तिदार के लालच में वहां हैं, उनको चाहिए कि वो मुल्क की बात सोचें, दस्तूर की बात सोचें, इक़्तिदार को थोड़ी देर के लिए पीछे रखें। ये सब अगर इकट्ठे होते हैं तब हम एक नई पॉलिटिकल पार्टी का तस्वुर कर सकेंगे। वो चाहे आज हो, चाहे 2029 में हो, 24 में हो, जब भी हो, वो फौरी तौर पर अवेलेबल नहीं हो सकता। दूसरी बात ये कि ये जो हमने एक नुमाइशी अंदाज इख्तियार कर रखा है, आप देखिए दलित और ट्राइबल्स और ओबीसी आज भी बहुत ज़्यादा परेशानी में जी रहे हैं। आप इस हकीकत का इदराक करें या ना करें, टेलीविज़न इस हकीकत को दिखाए या ना दिखाए, अखबार इस हकीकत को लिखे या ना लिखे, लेकिन ये लोग बेताशा आज भी परेशानी का शिकार हैं। इनको वो सोशल जस्टिस अब तक मिला नहीं है जिसका वादा कॉन्स्टिट्यूशन ने इनसे किया था और जिसके तहत इनको रिजर्वेशन दिया गया था। रिजर्वेशन के बावजूद उनको अभी तक सोशल जस्टिस या इक्वालिटी का वो दर्जा नहीं मिला जिसका वादा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने किया है। और जब हम चलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज बनाने के लिए, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम चंद दलित और चंद पसमानदा और चंद ट्राइबल लीडर्स को भी पार्टी में ले आए, ताकि उनका चेहरा देख के ऐसा लगे कि ये किसी एक समाज की पार्टी नहीं है, सब समाजों की पार्टी है। लेकिन हकीकत ये है, और फिर एक तल्ख हकीकत है, कि ये सारे जो फेसेस होते हैं, ये चेहरे होते हैं, ये सब नुमाइशी चेहरे हैं। इनका अपने समाज में कोई पकड़ नहीं होती। राजनीति करना चाहते हैं, एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, उस पर आके खड़े हो जाते हैं, उनको फेस बना दिया जाता है, वो भी चुपचाप पड़े रहते हैं कि ठीक है एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है तो यहाँ पे पड़े रहें। लेकिन ये सब नुमाइशी हैं, और इन नुमाइशी चेहरों से कुछ नहीं होता। इससे कोई भी समाजी आंदोलन का खड़ा नहीं होता, और ना वो कोई समाजी आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। तो हमको ये मुनाफिकाना सियासत से दूर हटना पड़ेगा। हमको सच्चाई के साथ, इखलास के साथ, अमीक़ क़ल्ब के साथ हमको जाना पड़ेगा इन दलितों के पास, इनके मोहल्लों में, इनके घरों में, इन ट्राइबल्स के पास, इनके मोहल्लों में, इनके घरों में। इन ओबीसी, एक ओबीसी नहीं है, खाली यादव ओबीसी नहीं है, कुशवाहा खाली ओबीसी नहीं है, बहुत ओबीसी हैं, सैकड़ों जातियां ओबीसी के हर स्टेट में अलग अलग सैकड़ों। हमें उनके घरों पे जाना पड़ेगा, उनके मोहल्लों में जाना पड़ेगा, अपना दर्द, अपने जख्म छोड़ के उनके जख्म को अपनाना पड़ेगा, और उनकी जो सही मानों में जो उनकी खिदमत हो सकती है, चाहे वो उनके घरेलू ज़िंदगी की हो, चाहे उनकी समाजी ज़िंदगी की हो, चाहे उनके इक़्तिसादियात हो, उनकी रोटी रोज़ी हो, उनके मुकदमात हो, पुलिस के एट्रॉसिटीज़ के ख़िलाफ़ उनकी मदद करनी हो, अदालत में खड़े हो के उनकी मदद करनी हो, रोज़गार पहुंचाने में उनकी मदद करनी हो, रोटी खिलाने में मदद करनी हो, कपड़ा देने में मदद करनी, हर सतह पे जब तक हम इन तबक़ात के पास जाके सच्चे दिल से इनकी खिदमत करके इनको अपने साथ नहीं जोड़ेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको मुसलमान बनाने की कोशिश करें, नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी अपनी आइडेंटिटी के साथ, उनके अपनी शनाख्त के साथ, उनके लाइफ स्टाइल को एलिवेट करने की कोशिश समाज के मुख्तलिफ तबक़ात की जानिब से हकीकी तौर पर होनी चाहिए। जब तक वो नहीं होगी
तब तक हम किसी पॉलिटिकल अल्टरनेट को इस मुल्क में तस्वुर नहीं कर सकते। तो मैंने कहा एक चीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज में मार्जिनलाइज्ड पॉलिटिशियंस हैं, कैरियर पॉलिटिशियंस, वो अपनी पार्टियों से बाहर आके नया प्लेटफॉर्म तश्कील दें। दूसरी चीज, जो समाज में अंडर प्रिविलेज लोग हैं, मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, बिला लिहाज मजहब व मिल्लत, बिला किसी तफरीक के, जबान, इलाका, खित्ता, आप उनकी मदद के लिए आगे बढ़ें और उनको खुद से जोड़ें। अगर ये करने में इस मुल्क में कुछ तबकात कामयाब होते हैं सही मानों में, गैर नुमाइशी तौर पर, इखलास के साथ, अमीर कल्ब के साथ, तब आप यकीन कीजिए कि इस मुल्क में तीसरी पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल अलायंस नहीं, पॉलिटिकल पार्टी, और ये पॉलिटिकल पार्टी का खाका ये होना चाहिए कि इसमें ना बीजेपी की आइडियोलॉजी वाला कोई भी शख्स हो, ना कांग्रेस की आइडियोलॉजी, माइनस कांग्रेस, माइनस बीजेपी या आरएसएस, माइनस ये जो लोग हैं खानदानी पॉलिटिकल पार्टी वाले, इन सबको माइनस करना होगा। ये पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को माइनस करना होगा, ओवरहॉलिंग करनी होगी पॉलिटिकल सिस्टम की। उसके बगैर आप अगर इन्हीं को साथ लेके कोई पॉलिटिकल पार्टी फिर से बनाते हैं तो फिर ये वीपी सिंह और जनता पार्टी के तजुर्बे की तरह एक बार फिर नाकाम हो जाएगा। इसलिए एक नए सिरे से एक नया पॉलिटिकल अल्टरनेट उठाए जाने की ज़रूरत है, जो हकीकी बुनियादों पे अल्टरनेटिव हो और इस नियत के साथ खड़ा हो कि वो समाजी इंसाफ को इस मुल्क में नाफिज करके दस्तूर का इम्प्लीमेंटेशन कर सकेगा। उसकी कोशिश शुरू की जानी चाहिए, अभी तक तो हुई नहीं है, लेकिन मैंने एक बात कही है और इस कोशिश करेंगे कि बहुत सारे सियासी लोगों से इस मौजू पर एक बहस शुरू हो, एक डिबेट समाज में चले और उस बहस के तहत कुछ लोग सामने आए और वो ये कोशिश शुरू करें। मैं उम्मीद करता हूँ मुल्क तो रहेगा, मुल्क को रहना ही है, इतना पुराना 10,000 साल पुराना मुल्क है, ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन मुल्क को बर्बाद होने से रोकना है, मुल्क को टूटने से और तकसीम से रोकना है। आरएसएस के चीफ ने कल कहा कहीं कि विभाजन का बड़ा दर्द है और दूसरा विभाजन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है, विभाजन का दर्द है, हमें भी है और सबसे ज़्यादा हम ही को है, और दूसरा विभाजन हरगिज़ नहीं होना चाहिए, चाहे हमारी लाशों पे से लोगों को गुजरना पड़े, लेकिन विभाजन नहीं होना चाहिए। मगर मोहन भागवत जी को भी एक बात समझनी चाहिए कि वो जिस पार्टी के मेंटोर हैं, आरएसएस, बीजेपी के जो मेंटोर हैं, बीजेपी मुल्क को उसी डायरेक्शन में ले जा रही है जहां ये मुल्क अखंड भारत बनने की बजाय विखंड हो जाने का खदशा पैदा हो गया। आप उस इशू को भी एड्रेस कीजिए। विखंडता की तरफ देश बढ़ रहा है, विखंडता की तरफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बढ़ रहा है, विखंडता की तरफ इस देश की डेमोक्रेसी बढ़ रही है, और उसका सबब आरएसएस है, आरएसएस की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, उसका सबब बीजेपी है, उसके सबब लालची पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उसके सबब वो चंद खानदान हैं जो पहले प्रिंसली स्टेट्स का कॉन्सेप्ट होता था, वह पॉलिटिकल पार्टी को प्रिंसली स्टेट बना के किसी ने यूपी पे कब्जा कर लिया, किसी ने बिहार पे कर लिया, किसी ने तमिलनाडु पे कर लिया, किसी ने उड़ीसा पे कर लिया, किसी ने बंगाल पे कर लिया। ये सब आरएसएस की मदद से हुआ है। तो आरएसएस का अल्टरनेटिव चाहिए इस मुल्क को। आरएसएस का अल्टरनेटिव कांग्रेस नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। आरएसएस का अल्टरनेटिव खानदानी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं हो सकती। आरएसएस का अल्टरनेटिव एक नया पॉलिटिकल अरेंजमेंट हो सकता है। इस पूरे मुल्क में वो लोग जो मुल्क से मोहब्बत करते हैं, उनकी तादाद आज भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में 60% से ज़्यादा है। 60% लोग से ज़्यादा लोग आज भी बीजेपी को वोट नहीं करते, आरएसएस की आइडियोलॉजी को बिलोंग नहीं करते। 38% हार्डली आरएसएस की आइडियोलॉजी को बिलोंग करने वाले लोग हैं मुल्क में 75 साल के बाद। तो अगर 62% लोगों की ख्वाहिश के खिलाफ एक सरकार यहां बनी हुई है, तो 62% लोगों की नुमाइंदगी करने वाले लोगों को सामने आना चाहिए और उनको वो सियासी मुतबादिल फराहम करना चाहिए। किसी दलित को अकेले, किसी ट्राइबल को अकेले, किसी मुसलमान को अकेले, किसी ईसाई को अकेले नहीं। भारतीयता की बुनियाद पर एक अल्टरनेटिव खड़ा करना इस देश की सख्त ज़रूरत है। आप और हम सब इसकी कोशिश करें। कोशिश नाकाम हो ये ज़रूरी नहीं है, इस बार वो कोशिश कामयाब होगी, इसलिए कि इस बार
देश को भी बचाने का सवाल है, दस्तूर को भी बचाने का सवाल है, जमहूरियत को भी बचाने का। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, जय कॉन्स्टिट्यूशन।